A non-banking financial company is a financial institution that provides various financial services and products similar to those offered by bank but does not hold a banking license. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. NBFCs are involved in activities such as lending, investment, asset management and financial advisory services. तो जो NBFCs होती हैं वो lending करती है, investment करती है और asset management भी करती, ठीक है, और साथ ही साथ एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. लोन्स, लीजेस, हायर परचेज फाइनेंस, ये कुछ कॉमन फंक्शन है जो कि एनबीएफसी परफॉर्म करता है. अब इस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे. पहला देखो, इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स सिमिलर टू दोस ऑफर्ड बाय बैंक्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनबीएफसी? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एनबीएफसी के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, एनबीएफसी डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस. एनबीएफसी के पास कोई भी बैंकिंग लाइसेंस जो है वो नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देखो मैंने आपको बताया कि जो एनबीएफसी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पर सिर्फ और सिर्फ जो टर्म डिपॉजिट्स है उसी को जो है एक्सेप्ट कर सकती है. जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आप एक फिक्स टाइम पीरियड जैसे 10 साल, 15 साल, 5 सालों के लिए जो है अपने अमाउंट को डिपॉजिट जो है वो करवाते हो, तो वो टर्म डिपॉजिट के अंदर आ जाता है. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए जो फंड ट्रांसफर वगैरह है, पेमेंट्स वगैरह है, वो यहाँ पर की जाती है. तो एनबीएफसी जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट जो है वो नहीं बन सकती है. उसके बाद तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. एनबीएफसी कैन इशू डिमांड ड्राफ्ट लाइक का बैंक्स. तो एनबीएफसी जो है डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकती है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर गलत है. ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एनबीएफसी के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पे जो है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अलाउड फॉर एनबीएफसी? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि एनबीएफसी के लिए अलाउड नहीं होती है? पहला, लोन्स एंड एडवांस. देखो ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एनबीएफसी इसको परफॉर्म करता ही है. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ये भी परफॉर्म करता है. इंश्योरेंस बिजनेस तो इसे भी परफॉर्म करता है. पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज तो ये जो है एनबीएफसी परफॉर्म नहीं करता. यानी कि ये जो एक्टिविटी है पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज से रिलेटेड उसको एनबीएफसी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते. तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा. पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज इज द करेक्ट आंसर. ये जो एक्टिविटी है वो एनबीएफसी के लिए अलाउड नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर अ कंपनी टू बी क्लासिफाइड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन इंडिया? अगर कोई कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनना चाहती है इंडिया के अंदर, तो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना उसके लिए जरूरी है? पहला, द कंपनी नीड्स टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. जो कंपनी है उसको कंपनीज एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर होना पड़ेगा. अभी जो एनबीएफसी है या तो वो लिमिटेड कंपनी हो सकती है या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है. अगर इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा दूं, देखो लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक को अपने शेयर जो है वो ऑफर कर सकती है परचेज करने के लिए, ठीक है, और इसके जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. साथ ही साथ इसके मैक्सिमम मेंबर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिनिमम मेंबर्स हमारे 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर जो है वो 200 होते हैं, ठीक है. साथ के साथ इनके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. तो एनबीएफसी इनमें से दोनों को चूज कर सकता है. वो लिमिटेड कंपनी बन सकती है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है. द कंपनी मस्ट हैव अ नेट ओन्ड फंड एट लीस्ट 2 करोड़ रुपीज. तो नेट ओन्ड फंड जो है वो कंपनी के 2 करोड़ रुपीज मिनिमम जो है वो होने चाहिए. तो ऑल ऑफ द हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया वो फुलफिल करने पड़ते हैं अगर कोई कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो बनना चाहती है, ठीक है. पहले वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी, फिर वो लिमिटेड कंपनी बनेगी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी, और इसके जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो 2 करोड़ रुपीज होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेट ओन फंड्स कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम द ओन फंड. ठीक है, तो देखो आपके पास जो ओन्ड फंड है अगर उसमें से आप नेट ओन फंड कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 2 करोड़ रुपीज है नेट ओन फंड के लिए. तो ये जो नेट ओन फंड है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ओन फंड में से क्या क्या चीजें माइनस करते हैं? पहले देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनबीएफसी इन शेयर्स ऑफ इट्स सब्सिडरीज कंपनीज इन सेम ग्रुप, book value of debenture bond outstanding loans and advances including hire purchase lease finance made to subsidiaries and companies same group, deposit with subsidiaries and companies in the same group. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा. मुझे पता है आपको यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. तो पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि सब्सिडरी और सेम ग्रुप कंपनीज क्या होती है. देखो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है,
उसने एक अपने ही अंडर एक कंपनी जो है वो नई ओपन कर ली है, ठीक है, जिसको ये फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही एक्सपायर्ड कंपनी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं और इसका प्रॉफिट अल्टीमेटली एक्सपायर्ड कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली क्या है, सब्सिडरी कंपनी है और ये पेरेंट कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करती है। उसके बाद ग्रुप कंपनीज क्या होती है, देखो जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी, ठीक है, उसके यहाँ पर टोटल 10 कंपनीज है, 10 कंपनीज है, मतलब कि 10 सब्सिडरीज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर ऑपरेट करती है, एक यूएसए के अंदर, एक इंडिया के अंदर, एक यहाँ पर हमारी पाकिस्तान के अंदर, है ना, ऐसे कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है वो ऑपरेट कर रही है। अब ये जो 10 कंपनीज है, ये जो 10 कंपनीज है, इन सभी को मिलाकर, पेरेंट कंपनी को भी मिलाकर हमारा बनता है कंपनीज इन सेम ग्रुप। ये जो कंपनीज है 10 सब्सिडरीज है वो इसी की सब्सिडरीज है। तो हर एक सब्सिडरी के लिए ये जो कंपनी होगी वो कहलाएगी कंपनी इन द सेम ग्रुप, ठीक है। और अगर हमारी कोई कंपनी जो है यानी कि एनबीएफसी जो है वो सेम ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे डिडक्ट करना पड़ता है अगर वो नेट ओन फंड को कैलकुलेट करना चाहती है। जैसे अगर यहाँ पर हमारी एबीसी कंपनी, उसकी दो सब्सिडरी है, एक यहाँ पर ए सब्सिडरी है, एक बी है और एक सी सब्सिडरी है, ठीक है। तो ए एनबीएफसी मान के चलिए इसने बी में इन्वेस्टमेंट किया, इसने सी में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज इन सेम ग्रुप। तो इन सभी को डिडक्ट जो है वो करना पड़ेगा, चाहे आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे आप बॉन्ड्स में कीजिए, चाहे आप यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह कराइए, इन सभी को आप माइनस करोगे, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो आपने सब्सिडरी या फिर कंपनी द सेम ग्रुप में जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसे आपको डिडक्ट जो है वो करना पड़ेगा, फिर आपका नेट ओन फंड जो है निकल कर आ जाएगा।